सुप्रभात छात्राओं। पिछले कुछ वीडियो से हम लिपि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और लिपि के प्रकार स्वरूप के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। हमने चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि और भावध्वनि लिपि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात कुछ प्रमुख लिपियों पे अध्ययन करना प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत भारतीय लिपियों में खरोष्टी और ब्राह्मी का हम अध्ययन कर चुके हैं तथा इनसे संबंधित जो प्रमुख अध्ययन सामग्री है वह भी मैं आप तक पहुंचा चुकी हूं। अब हम भारत की एक अन्य महत्वपूर्ण लिपि जिसका हम आज भी प्रयोग करते हैं, नागरी लिपि के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा हम नागरी लिपि में लिखते हैं, हम उसे देवनागरी भी कहते हैं। तो जिस लिपि का प्रयोग हम प्रायः कर रहे हैं, हमारे यहाँ होता है, हमारे देश में होता है, उस लिपि के संबंध में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नागरी लिपि आखिर विकसित किस प्रकार से हुई, कहाँ से आई। तो हमने देखा था कि ब्राह्मी भारतीय लिपि है और ब्राह्मी पूर्णतः एक ध्वनि चिन्हों पर आधारित भाव ध्वनि मूलक लिपि के अंतर्गत आती है, जिसमें आवश्यक ध्वनि चिन्ह थे और सभी प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने की सामर्थ्य इस लिपि में थी और यह भारत में ही विकसित हुई थी। इसके संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की थी। ब्राह्मी के विकास के संबंध में मैंने जो अध्ययन सामग्री आप तक पहुंचाई है, जब उसका आप अध्ययन करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मी से लिपि की दो शैलियों का, ब्राह्मी दो शैलियों में विकसित हुई। हर भाषा, हर लिपि का स्वरूप धीरे धीरे बदलता है, भाषा परिवर्तनशील होती है, लिपि भी धीरे धीरे विकसित होती है, उसमें भी बदलाव आते हैं समयानुसार। तो जब हम ब्राह्मी का अध्ययन करते हैं, ब्राह्मी के विकास का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि रही है और उसका प्रयोग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 350 ईस्वी तक होता रहा। हमारे देश में 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक ब्राह्मी लिपि प्रयुक्त होती थी और इसके बाद इसकी दो शैलियां विकसित हो गई। इसकी सामग्री मैं आप तक भेज चुकी हूं, आप उसे जब पढ़ेंगे तो यह जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो दो शैलियां जो विकसित होती हैं उनमें एक है उत्तरी शैली और दूसरी दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली को जब हम देखते हैं तो उत्तरी शैली से 4वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। जो ब्राह्मी का प्रयोग हम देखते हैं 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक इसका प्रयोग होता रहा है। तो इसमें जब भाषा में स्वरूप में परिवर्तन आने लगा, बोली में लिपि में जब परिवर्तन आने लगा, तो जो उत्तरी शैली विकसित हुई है उसमें पहले तो उत्तरी शैली से 4वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास होता है, जो 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही और गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हो गई और कुटिल लिपि 8वीं सदी तक हमारे यहाँ पर प्रचलित रही उत्तरी भारत में। इस कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास होता है। नागरी जिसका प्रयोग हम आज कर रहे हैं प्रारंभ से ऐसी नहीं थी, पहला इसका स्वरूप कुछ और था। तो 9वीं सदी में हम देखते हैं कि जो गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई, उस कुटिल लिपि से 9वीं सदी में नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहा जा सकता है। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत है, किंतु दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी हमें इसका प्रयोग मिल जाता है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी ना होकर नंदी नागरी है। दक्षिण भारत में भी नागरी शब्द तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दक्षिण भारत में इसकी जो शैली, इसका जो रूप प्रचलित है, उसे वहां पर नंदी नागरी कहा जाता है। प्राचीन नागरी से ही फिर आधुनिक नागरी का विकास हुआ
और इसके साथ साथ गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि की लिपियां भी विकसित हुई हैं। तो ये नागरी से ही, प्राचीन नागरी से हमारी आधुनिक नागरी और साथ ही गुजराती की अपनी लिपि है। तो गुजराती लिपि, महाजनी लिपि, राजस्थानी लिपि, राजस्थानी भी जब हम लिखते हैं तो बहुत से वर्ण राजस्थानी के अलग है, ध्वनियां भी अलग है और उसके स्वर व्यंजन जो लेखन के रूप में है वह भी अलग प्रकार के हैं। कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां इस प्राचीन नागरी से ही विकसित होती हैं। कुछ लोग कुटिल से ही प्राचीन नागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक अन्य और प्राचीन लिपि विकसित मानते हैं। कुछ विद्वानों ने माना है कि जो कुटिल लिपि है उससे नागरी और नागरी के साथ साथ प्राचीन नागरी और शारदा, यानी उससे प्राचीन नागरी और शारदा लिपि और एक और प्राचीन लिपि कुटिल लिपि से विकसित हुई थी, ऐसा कुछ विद्वानों ने माना है। और जिससे आगे चलकर असमिया, बंगला, मणिपुरी आदि पूर्वी अंचल की लिपियां विकसित मानी जाती हैं। प्राचीन नागरी से 14 से 16वीं सदी में आधुनिक नागरी विकसित हुई है। तो 9वीं सदी में प्राचीन नागरी का एक प्रकार से हम प्रारंभ मान सकते हैं, उसका विकास प्रारंभ हुआ है और 14वीं से 16वीं सदी में आधुनिक नागरी का विकास उस प्राचीन नागरी से हो गया, ऐसा कहा जा सकता है। तो 9वीं सदी से अब तक जो नागरी लिपि का विकास हुआ है उसके बारे में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि नागरी लिपि के इस 1000 वर्षों के जीवन काल में सभी अक्षरों में उसके विकास का स्वरूप हम यदि देखें, उसका अध्ययन करने का प्रयास करें तो 1000 वर्षों का उसका इतिहास कहा जा सकता है और उसमें जो अक्षर हैं उनमें कुछ कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो उन परिवर्तनों के अतिरिक्त भी कुछ और बातें भी नागरी के संबंध में हम देखते हैं। बहुत से परिवर्तन तो देखते देखते जो मैं स्वयं देखती हूँ कि बाल्यावस्था में नागरी लिपि के कुछ चिन्ह थे, जिस प्रकार के सीखे थे उनमें बदलाव धीरे धीरे आया है। जैसे जो 12 खड़ी है वर्णमाला है, मैं आपको लिखकर बताती हूँ कैसे उनके स्वरूप में बदलाव आया, जो प्रायः देखने में आता है। एक अ, हम आज अ इस प्रकार लिखते हैं, ये अ है, ये आ है, ठीक है। जब बचपन में मैं विद्यालय गई तो अ लिखने का तरीका सिखाया गया था, अ इस प्रकार से, और इसी प्रकार से अ और आ। ये तरीका आज लुप्त हो चुका है, ये तरीका नहीं है अब। और स्पष्ट तरीके से लिखकर मैं बता दूं आपको, एक बार फिर देख लीजिए, अ और ये आ, ये लेखन का तरीका था। उसके स्थान पर अब उसका सरल रूप एक प्रकार से हो गया, अ और आ हम ऐसे लिखते हैं। इसी प्रकार से झ शब्द है, झ जो व्यंजन है वो लिखा जाता था इस प्रकार से, ये झ, और आज हम लिखते हैं झ। इसके स्वरूप में बदलाव आया है। ये इसी प्रकार और व्यंजन में बताती हूं, ण, ण पहले लिखते थे ट ठ ड ढ ण, जो अनुनासिक है उसको लिखा जाता था ये एक और ये दो डंडे, ये ण होता था एक समय में। उसके स्थान पर आज हम ण लिखते हैं इस प्रकार से। ये बदलाव तो मैंने स्वयं अपने जीवन काल में मैंने देख लिए हैं। तो लिपियों में इस प्रकार से बदलाव आते चले जाते हैं, आते हैं, लेखन के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कई बार दूसरी लिपियों का प्रभाव पड़ता है, उसके कारण भी जो नए वर्ण, नई ध्वनियाँ आती हैं, और नई ध्वनियाँ जैसे भाषा के प्रभाव से आती है तो उनके अनुरूप
वर्णमाला में जो चिन्ह है यानी लिपि चिन्ह जो है उनमें भी परिवर्तन आता है। तो ये कुछ उदाहरणों से तो अभी जो देखने में हमारे आते हैं उनसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो जो परिवर्तन लिपि में आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो फारसी लिपि है उसका प्रभाव बहुत अधिक आया है। नागरी लिपि पर फारसी की जो लिपि है उसका प्रभाव बहुत पड़ा है। नागरी में नुक्ते या बिंदु का प्रयोग फारसी के प्रभाव स्वरूप आया है। नुक्ता क्या है देखते हैं। इस कागज पर ही मैं आपको लिखकर बताती हूं। मान लीजिए फारसी शब्द है ना। अब हमारे पास तो जो चिन्ह है हम फारसी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेकिन वो ध्वनि क्या है, फ तो है नहीं, फारसी नहीं कहते, फारसी कहते हैं। तो जो नुक्ता है ये फारसी का प्रभाव है और इसके प्रयोग के द्वारा हम लिखते हैं इसे। नुक्ते का प्रयोग हम और भी बहुत सारे शब्दों में करते हैं, ठीक है। तो ज के नीचे नुक्ते का प्रयोग प्रायः किया जाता है। तो इस प्रकार से ये नुक्ते का जो प्रयोग है लिपि चिन्ह के रूप में ये फारसी प्रभाव से आया है। ये ध्वनि भी आई है हिंदी में ये ध्वनि नहीं थी। हमारे यहाँ फ है, फ नहीं है, फारसी, ठीक है, लेकिन वो फारसी सही नहीं होता, फारसी होता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ फूल है, फूल हम किसको कहते हैं, पुष्प को। और अंग्रेजी का शब्द क्या है, फूल। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फिर फ के नीचे नुक्ते का प्रयोग करते हैं, तो फूल होता है। फूल अंग्रेजी का शब्द है बेवकूफ, मूर्ख, और फूल हिंदी का शब्द है पुष्प। तो हिंदी में फूल शब्द है ही नहीं, अंग्रेजी का है। तो उसके लिए उसको जब लिखते हैं तो लिपि चिन्ह में नुक्ते के प्रयोग के द्वारा हम उस ध्वनि को अंकित करते हैं। तो इस प्रकार से नुक्ते का जो प्रयोग आया है वो फारसी प्रभाव से आया है और नागरी में नुक्ते के प्रयोग के द्वारा फारसी भाषा के और अंग्रेजी भाषा के भी बहुत से शब्दों को लिखा जाता है। पॉज, ज है ना, ज जो ध्वनि है वो नुक्ते का प्रयोग करके लिखी जाती है। हिंदी की ध्वनि क्या है, ज। तो फारसी की जो लिपि है वो बिंदु प्रधान लिपि कही जाती है क्योंकि अनेक वर्ण चिन्ह जैसे बे, पे, ते, से, रे, जे, फे, दाल, जाल, तोय, जोय, स्वाद, ज्वाद जैसे उदाहरण देते हैं। हम कहते हैं दाल, वो कहेंगे जाल, हम कहेंगे तोय, जोय, स्वाद, ज्वाद, बहुत स्वाद लगा, ज्वाद, ये प्रयोग अधिक होता है। तो बिंदु के कारण वो अलग अलग हो जाते हैं। नागरी लिपि में ऐसा कोई अंतर नहीं रहा है। फारसी से प्रभाव ग्रहण करके कुछ परंपरागत और नवागत ध्वनियां नागरी में भी नुक्ते का प्रयोग इस प्रकार से होता है। जैसे ड का ड बन गया, हमारे जो वर्णमाला है उसमें ड है, लेकिन हमारी बहुत सारे शब्द हैं हमारी भाषा में जिसमें हम ड का प्रयोग करते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न रहता है ना, लेकिन उसमें हमारे ड़ कहाँ है, लेकिन ड़ का प्रयोग होता है हमारी भाषा में। तो ये भी नुक्ते का प्रयोग है। इसी प्रकार से ढ है, ढ का क्या बना, नुक्ते के प्रयोग के द्वारा ढ़ बन गया। तो ये भी इस प्रभाव से इसका ध्वनि में परिवर्तन भी आया और उस ध्वनि के लिए नुक्ते के प्रयोग के द्वारा लिपि चिन्ह भी बदला है, लिपि चिन्ह नया आया है। तो ये इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। इसी तरह से क के स्थान पर क में नुक्ते का प्रयोग करके क, ख का ख, खानसामा, खाकसार, ये प्रयोग इस प्रकार के कहते हैं। कागज, ठीक है, ये शब्द भी फारसी के हैं। तो उनके लेखन के लिए इस प्रकार से जब ध्वनि चिन्ह हमारे पास नहीं है तो उस प्रभाव से ध्वनि चिन्हों में भी बदलाव आया है। ये बदलाव हम देख पाते हैं। तो ऐसे में
ये फारसी प्रभाव के कारण आए हुए बदलाव हम मुख्यतः मान सकते हैं। अगला हम लेते हैं नागरी पर और प्रभाव जो अन्य लिपियों के, उसमें मराठी लिपि का प्रभाव भी मिलता है। जैसे हमारे यहाँ मैंने आपको भी लिखकर बताया था ये पुराना है और ल, इसके स्थान पर मराठी प्रभाव के कारण ये रूप और ल का रूप अलग प्रकार का। राजस्थानी में भी ये ध्वनि मिलती है ल, लेकिन उसको हम ल बोलते हैं, ल नहीं बोलते, ल। ये राजस्थानी की ध्वनि है और ल राजस्थानी की ध्वनि है। उसके लेखन के लिए जो चिन्ह है वो ये है राजस्थानी में। तो ये मराठी प्रभाव से आया हुआ ये लेखन का तरीका है, लिपि में प्रभाव है, ये हमें मिलता है। इसी प्रकार से ओ और ओ तो है ही, लेकिन ऊ के लिए हम देखते हैं नागरी में लिपि चिन्ह ये है, लेकिन इसके स्थान पर मराठी में लिखा जाता है ऊ। इसी प्रकार गुजराती में भी, गुजराती में हम देखते हैं ऊ ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, ऊ ऐसे लिखते हैं, और इसी प्रकार से ई ऐसे और ई ऐसे। तो वहां पर अ पे ही मात्राएं लगाकर लिखा जाता है, गुजराती में लिखा जाता है। तो कई बार ये प्रभाव भी देखने में आ जाता है। तो इस प्रकार का लेखन ये मराठी प्रभाव है। और गुजराती प्रभाव से ये लेखन का ये एक तो तरीका, इसके अतिरिक्त गुजराती जो शिरोरेखा नहीं लगाई जाती गुजराती में, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं हम सिर पर शिरोरेखा इसको कहते हैं। हमने ये लिखा, मान लीजिए अ लिखा तो हम ऐसे नहीं छोड़ते, हम उस पर शिरोरेखा, जिसको कहते हैं ना माथा बांधना, शिरोरेखा, सिर पर एक रेखा खींचते हैं हम जो भी लिखते हैं हिंदी की। ये इसकी नागरी की विशेषता है ये। लेकिन गुजराती में शिरोरेखा नहीं लगाई जाती, शिरोरेखा नहीं खींची जाती। नागरी से ही विकसित हुई है गुजराती की लिपि भी, लेकिन वहां शिरोरेखाहीन लिखने का रिवाज है। और ये गुजराती के प्रभाव के कारण हम देखते हैं कि जो नागरी लिपि है, हिंदी की जो लिपि है नागरी, उसमें भी लोग शिरोरेखा हटाकर लिखते हैं या बिना शिरोरेखा के लिखते हैं। बहुत से लोग ऐसा प्रयोग करते दिखे जाते हैं। तो अन्य और प्रभावों को देखने का प्रयास हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं।